हेलो क्लास 12th स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आवर चैप्टर एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। और ये आज का हमारा वीडियो नंबर 7। ठीक है, तो इस चैप्टर में अब तक हमने क्या क्या पढ़ा। सबसे पहले हम करते हैं रिविजन्स। तो हमने जो टॉपिक्स यहाँ पे कवर कर लिया है, हमारे टॉपिक्स थे इंट्रोडक्शन ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, कि वाई डू वी नीड अ पार्टनर, देन इफेक्ट्स ऑन एडमिशन ऑफ अ पार्टनर, किसी पार्टनर के आने पर क्या क्या फ़र्क पड़ता है, देन कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन रेशो। एंड यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो यहाँ पर हमने पढ़ा, कैलकुलेशन ऑफ सेक्रीफाइस एंड गेन रेशो। याद है आपको? ठीक है, विकी, रॉकी और चुटकी, इन 3 पार्टनर्स का एग्जांपल हमने सबसे ज़्यादा लिया है और आने वाले वीडियोस में भी हम 3 को ही लेकर चलेंगे। और यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम बात करते हैं सेक्रीफाइस और गेन रेशो की, तो ध्यान रखिए ये फॉर्मूला हमने समझा था, दैट इज़ ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। पॉजिटिव आंसर गिव्स सेक्रीफाइस एंड नेगेटिव आंसर गिव्स गेन। कोई डाउट है प्रीवियस वीडियो में जाइए और इसको आप क्लियर कीजिए। और जो लास्ट टॉपिक हमने कवर करा है, दैट इज़ अबाउट वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एज पर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 26। एंड इन द ईयर 2020 सीबीएसई ने जो चेंजेस किए हैं, गुडविल के जो पॉइंट्स हटाए हैं, उनको छोड़कर हमने बाकी के टॉपिक्स को कवर करे हैं। सो टोटली वी कवर्ड 6 टॉपिक्स ओवर ईयर, एंड द 6 टॉपिक्स आर व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, टॉपिक नंबर 1। सेकंड, व्हेन गुडविल इज बॉट इन कैश और चेक बाय अ न्यू पार्टनर एंड इट इज़ रिटेन्ड इन द बिजनेस। ठीक है। थर्ड वन, व्हेन गुडविल इज बॉट and it is withdrawn fully or partially by the partner. Fourth one, goodwill is bought in kind, जहाँ पे goodwill कैश में नहीं आती। and the fifth one, when a part of goodwill is bought, ये वही partially पॉइंट से मैच करता है। and when a new partner does not bring goodwill at all। तो इन सभी केसेस में गुडविल की कैलकुलेशन कैसे होगी, उसकी एंट्रीज कैसे करेंगे, यहाँ पर सेक्रीफाइस रेशियो, गेन रेशियो किस तरह से हमारी हेल्प करेंगे, ये कुछ टॉपिक्स थे जो हमने डिस्कस किए हैं। आज हम कवर करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक, और ये टॉपिक हमारा प्रिपरेशन ऑफ रीवैल्यूएशन अकाउंट। ओके, सो क्या होता है रीवैल्यूएशन का मतलब? रीवैल्यूएशन मतलब किसी चीज़ की जो बुक वैल्यू हमको दी है, उसकी आज करंट वैल्यू हमको मालूम करना, यानी उसकी करंट मार्केट वैल्यू हमको मालूम करना। ठीक है ना। सो जब हम किसी एसेट्स को परचेस करते हैं तो वो उसकी बुक वैल्यू होती है। यदि हमने 10 साल पहले परचेस करा है तो डेप्रिसिएशन लग कर आज जो करंट जो हमारी बैलेंस शीट बता रही है 1 अप्रैल को, वो उसकी बुक वैल्यू हो गई। लेकिन एक्चुअली हम उसको मार्केट में यदि सेल कर रहे हैं तो ड्यू टू मेनी अदर फैक्टर्स ऑल्सो, तो आज उस एसेट्स की मार्केट वैल्यू कितनी है, दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड अ न्यू करंट वैल्यू। तो इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा, दैट विल गिव अस प्रॉफिट और लॉस। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एग्जाम्पल लूँ लैंड का, तो लैंड जैसा कि आप जानते हैं कभी भी डेप्रिशिएट नहीं होती, लैंड की कीमत लगातार बढ़ती ही रहती है। ठीक है, इसके पीछे एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब सारी चीज़ें डेप्रिशिएट होती है, सारी एसेट्स डेप्रिशिएट होती है, तो लैंड डेप्रिशिएट क्यों नहीं होती? ठीक है, तो हमारी जो धरती माँ है वो हमारी माँ है, और हम माँ उसे इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एक एबिलिटी होती है कि खुद को वो ऑटोमेटिक फर्टाइल कर लेती है। मेरा मानना ये है कि आप प्रकृति को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचा सकते। प्रकृति एक हद तक आपकी हरकतों को सहन करती है, उसके बाद वो खुद ब खुद अपने आप को बैलेंस कर लेती है। ठीक वैसे ही लैंड का है, जब एक किसान फसल उगाता है अपने खेत के अंदर, तो कुछ समय के लिए वो खेत को खाली छोड़ देता है। जिस समय में खेत अपने आप के अंदर दोबारा वो सारे न्यूट्रिएंट्स, विटामिन जो भी इसको चाहिए होते हैं, वो सारी चीज़ें वो क्या कर लेता है, फिर से पृथ्वी के अंदर से रीजनरेट कर लेता है, या हवाओं की मदद से वो चीज़ें उड़कर आ जाती है। पर जो भी हो, धरती खुद ब खुद ऑटोमेटिक अपने आप को उपजाऊ कर लेती है, आपको उसको कुछ समय देना होता है। ओके, सो लैंड कभी भी यू कैन से डेप्रिशिएट नहीं होती। हाँ, ऐसा हो सकता है कि आपकी कोई लैंड हो, उसके पास में कोई बहुत बड़ा क्या बोल सकते हैं कि वेस्टेज डंप करने का ग्राउंड बन गया है, या कोई बहुत बड़ा केमिकल प्लांट बन गया है, तो या कोई डैम बन गया है जिससे आपकी लैंड जो है वो एक डूबने वाले क्षेत्र में चली गई है, तो उससे लैंड की वैल्यू डेप्रिशिएट हो सकती है। बट अदरवाइज़ देखा जाए तो लैंड डेप्रिशिएट नहीं होती है। सो जैसे मैं बात करूँ कि मेरी लैंड की बुक वैल्यू वो मुझे दी है 1 लाख रुपीज़, जो कि आज से 50 साल पहले थी, लेकिन आज उसकी कीमत हो गई लगभग 50 लाख रुपए। तो यहाँ पे लैंड की करंट वैल्यू जो हो गई वो इंक्रीज़ हो गई। फाइन। सो अगर मैं रिवैल्यूएशन करूँ 1 लाख को 50 लाख से कंपेयर करूँ, तो यहाँ पर मुझे सीधा 49 लाख रुपीज़ का प्रॉफिट नज़र आ रहा है। सो हमें रिवैल्यूएशन करना होगा। ठीक है, सो वी विल डू रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड वी विल डू रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़, एंड दिस वी आर गोइंग टू डिस्कस एट द टाइम ऑफ एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। तो पार्टनर के एडमिशन पर जब एक न्यू कमिंग है ना, इनकमिंग पार्टनर शुड नॉट put an advantage or disadvantage due to changes in value of assets or liabilities। ठीक है, तो यदि मैं किसी पार्टनर को अपने फर्म में एडमिट कर लेता हूँ और मेरी बुक वैल्यू बता रही है 1 लाख रुपीज़, लेकिन आज उसकी मार्केट वैल्यू 50 लाख रुपीज़, तो जो न्यू पार्टनर आएगा वो 50 लाख के एसेट्स को एंजॉय करेगा। ठीक है ना, और सो ये कहीं ना कहीं मेरे साथ क्या हो जाएगी, नाइंसाफ़ी हो जाएगी। सो अ न्यू पार्टनर शुड नॉट बी पुट टू एन एडवांटेज
और एट डिसएडवांटेज ड्यू टू चेंजेस इन वैल्यू ऑफ असेट्स एंड लायबिलिटीज़। तो हम करते क्या है कि एक नए पार्टनर के आने के पहले हम करते हैं रिवैल्यूएशन, और उस रिवैल्यूएशन में हमें जो भी गेन या लॉस मिलता है तो उस गेन या लॉस को हम जो ओल्ड एग्जिस्टिंग पार्टनर्स हैं उनके बीच में हम डिवाइड कर देते हैं। सो बिफोर द कमिंग ऑफ अ न्यू पार्टनर रिवैल्यूएशन इज डन, रिवैल्यूएशन ऑफ असेट्स एंड रीअसेसमेंट ऑफ लायबिलिटीज़। ठीक है, असेट्स के लिए वर्ड यूज़ होता है रीवैल्यूएशन और लायबिलिटीज़ के लिए वर्ड यूज़ होता है रीअसेसमेंट। तो ये थोड़ा सा टेक्निकल टर्म है, इसको आप ध्यान दीजिएगा। ओके, देन नेक्स्ट विल टॉक अबाउट दैट क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं रिवैल्यूएशन में, क्या क्या रीज़न हो सकती है। सबसे रीज़न हो सकता है सम असेट्स में बी अनरिकॉर्डेड, कुछ असेट्स जिसका हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है, अब हमें मालूम पड़ रहा है तो उसे हम रिकॉर्ड करेंगे तो अच्छी बात है, ठीक है ना, हमें लिए एक तरह का सरप्राइज हो जाएगा ये। देन सम लायबिलिटीज़ में बी अनरिकॉर्डेड, अब कुछ असेट्स अनरिकॉर्डेड हो सकती है, कुछ लायबिलिटीज़ अनरिकॉर्डेड हो सकती है। रीज़न क्या हो सकता है, द मोस्ट कॉमन रीज़न इज़ कम्युनिकेशन गैप। तो कम्युनिकेशन गैप होने से हम कुछ असेट्स को नहीं एंटर कर पाए थे या कुछ लायबिलिटीज़ को हम एंटर नहीं कर पाए थे। कोई हमारा कोर्ट केस चल रहा था, हम कोर्ट केस जीते या हारे, रिजल्ट क्या निकला, हमारे लिए कोई एसेट्स क्रिएट हुई या हमारे लिए कोई लायबिलिटीज़ क्रिएट हुई। ठीक है, तो यदि ऐसी कोई अनरिकॉर्डेड असेट्स या लायबिलिटीज़ मिलती है तो उसको हम कहाँ लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट के अंदर, और उससे हमें ऑब्वियसली तो फ़ायदा होगा या नुकसान होगा, या हमें गेन होगा या हमें लॉस होगा। सो दैट गेन और लॉस विल बी डिवाइडेड अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स, नॉट टू द न्यू पार्टनर। ओके, और क्या रीज़न हो सकता है, दैट इज़ डिफरेंस इन द बुक वैल्यू एंड करेंट वैल्यू। पहले तो हम बात कर रहे थे अनरिकॉर्डेड की, जिसकी बुक वैल्यू बुक में लिखा ही नहीं था, जो बुक में था ही नहीं। अब कुछ असेट्स ऑलरेडी बुक में गिवन है लेकिन की मार्केट वैल्यू आ रही है कुछ और। तो डिफरेंस इन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ असेट्स एंड ऑब्वियसली डिफरेंस इन बुक वैल्यू एंड मार्केट वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़। तो ये कुछ पॉइंट्स हो सकते हैं। चलिए अब हम इन्हीं पॉइंट्स को यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं कि इनकी हम जर्नल एंट्रीज कैसे करेंगे और रिवैल्यूएशन अकाउंट में इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करेंगे। चलिए सबसे पहली बात करता हूँ, फॉर एन इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अब असेट्स की वैल्यू में यदि इंक्रीज होती है तो इट्स अ गेन, यहाँ पर आपको फ़ायदा होता है। ठीक है, सो जैसे हम देख सकते हैं कि यहाँ पर रिवैल्यूएशन अकाउंट बना हुआ है और एक बार फिर यहाँ पर हम ट्रांसफ़र करेंगे ऑल प्रॉफिट्स एंड लॉसेस, ऑल गेन्स एंड लॉसेस, ठीक है, इन ऑल नॉमिनल अकाउंट्स। तो डेबिट ऑल नॉमिनल अकाउंट का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो जब हमें फ़ायदा होगा तो उसकी एंट्री होगी क्रेडिट साइड, और जब हमें नुकसान होगा तो उसकी एंट्री होगी डेबिट साइड। अब यहाँ पर क्या होता है कि आपके एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज़ हो गई, आपके पास एसेट्स 1 लाख की थी और उसकी नई वैल्यू निकली 1,50,000, तो ऑब्वियसली यहाँ पर आपको सीधा सीधा 50,000 का प्रॉफिट हो रहा है। सो दिस गेन विल बी रिटर्न इन द क्रेडिट साइड। अभी भी रूल मैंने आपको कहा डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ पर आ जाएगा बाय एसेट्स। तो अगर बाय में एसेट्स है तो 2 में क्या होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट, हम जिस अकाउंट में पोस्टिंग कर रहे हैं नाम उसका आएगा। सो अगर बाय में अगर आपसे कह रहे हैं कि बाय में लिखा है असेट्स, तो बताइए 2 में क्या होगा, तो जिस अकाउंट में पोस्टिंग करी है उसका नाम। तो हमने पोस्टिंग करी रिवैल्यूएशन में तो इसकी एंट्री आएगी टू रिवैल्यूएशन। सो हमारी एंट्री बनेगी असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। इस तरह से हमारी जनरल एंट्रीज बन जाएगी। ठीक है, ध्यान रखिए आपके पास 50,000 की नई असेट्स आ गई और असेट्स का रूल क्या है, डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। तो हमारे पास 50,000 की नई असेट्स और आ गई, इंक्रीज होगी वैल्यू, सो दैट्स वाई असेट इज डेबिटेड। ओके, एंड इन रिवैल्यूएशन वी आर हैविंग अ गेन, और गेन का रूल क्या होता है, डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो दैट्स वाई रिवैल्यूएशन अकाउंट इज क्रेडिटेड विद द गेन। तो जब रिवैल्यूएशन क्रेडिट में आएगा मतलब गेन हो रहा है, और जब रिवैल्यूएशन नाम ऊपर आएगा डेबिट में आएगा मतलब हमें क्या हो रहा है, यहाँ पर लॉस हो रहा है। ओके, हैव अ लुक एट अ सेकंड एंट्री। सेकंड केस की हम बात करते हैं, फॉर डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ असेट्स। अब यदि आपकी असेट्स की वैल्यू डाउनफॉल होती है तो असेट्स का रूल क्या था, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट, या फिर डेबिट इट इंक्रीज एंड क्रेडिट व्हेन इट डिक्रीज। तो यहाँ पर हमारी असेट्स की जो बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू को कंपेयर करके ये मालूम पड़ा कि हमारी असेट्स की मार्केट वैल्यू हो गई है कम, राइट। तो असेट्स हो गई डिक्रीज, तो असेट्स विल कम इन द क्रेडिट साइड एंड ऑब्वियसली इट विल क्रिएट अ लॉस। सो रिवैल्यूएशन अकाउंट विल कम इन द डेबिट साइड। तो हम इसको रिवैल्यूएशन में क्या लिखेंगे, डेबिट साइड में। रूल क्या था, एक बार फिर याद दिला रहा हूँ, डेबिट एक्सपेंस एंड लॉस। तो इस बार आपके एसेट्स की वैल्यू गिरी है तो एसेट्स विल बी रिटर्न इन द डेबिट साइड। ओके, नाउ ऐसे हम बात करते हैं लायबिलिटीज़ की, बिल्कुल वाइस वर्सा चलेगा। डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ लायबिलिटीज़, सपोज कीजिए कोई क्रेडिटर है और अब उस क्रेडिटर को हमको पैसा नहीं देना है, रीज़न कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमें क्रेडिटर को पैसा नहीं देना है। तो इस केस में तो हमें क्या दिख रहा है, साफ तौर पे प्रॉफिट दिख रहा है। सो ऑल गेन एंड प्रॉफिट्स विल बी रिटर्न इन द क्रेडिट साइड, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस विल बी रिटर्न इन द डेबिट साइड। तो यहाँ पर एक लायबिलिटी है जो कि रिड्यूस हो रही है, यानी हमें उसे पैसा नहीं देना है। पैसा ना देने के कई कारण हो सकते हैं, हम फिलहाल क्या मान के चल रहे हैं कि अगर नहीं देना है पैसा तो सीधी सी बात समझ में आ रहा है कि हमें हो रहा है प्रॉफिट। सो दिस विल बी रिटर्न इन द क्रेडिट साइड, दैट इज बाय लायबिलिटीज़। तो 2 में क्या आएगा, रिवैल्यूएशन। तो एंट्रीज बनेगी लायबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। ऐसे हम आगे बढ़ते हैं।
नेक्स्ट इज़ फॉर इंक्रीज इन लाइबिलिटीज़। अब यदि आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज़ हो गई, किसी व्यक्ति को 1 लाख देने थे, अब हमें उसको देने हैं 1,10,000, तो यहाँ पे हमें 10,000 का हो रहा है नुकसान। सो रिवोल्यूशन में क्या आएगा, डेबिट साइड। रूल, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रिएट ऑल इनकम्स एंड गेन, सो इट विल कम इन द डेबिट साइड। तो अगर 2 में लाइबिलिटी है तो बाय में क्या होगा, रिवोल्यूशन। तो एंट्री हो गई रिवर्स, तो एंट्री बन गई आपकी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। उसके अलावा हम बात करते हैं अनरिकॉर्डेड असेट्स की, अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़ की। यदि आपको अनरिकॉर्डेड असेट्स मिलती है तो एक बार फिर आपको होता है फ़ायदा, असेट्स आ रही है तो डेबिट व्हेन इट कम्स। सो अनरिकॉर्डेड असेट्स अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन। तो रिवोल्यूशन में हम रिवोल्यूशन वर्ड तो लिखेंगे नहीं, ऑब्वियसली क्या लिखेंगे, बाय अनरिकॉर्डेड असेट्स। एंड जस्ट रिवर्स केस विथ अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। अगर आपको घर बैठे कोई उधारी मिल जाती है तो ऑब्वियसली ये हमारे लिए एक तरह का नुकसान ही होगा, ठीक है। एक नई लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है तो हमारा प्रॉफिट कम होगा इसकी वजह से। सो एनीवेज, सो इस बार हमें हो रहा है लॉस, तो लाइबिलिटी विल बी रिटर्न इन द डेबिट साइड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। सो हम यहाँ पे लिखेंगे टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी। तो अगर 2 में अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है तो बाय में क्या होगा, अकाउंट का नाम दैट इज़ रिवोल्यूशन। तो एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज़। इसके अलावा 2 ट्रांजेक्शन और हैं जो आपको देखने हैं। सबसे पहला जैसे मैंने लिखा है टू कैश और बैंक, और मैंने लिखा है टू पार्टनर्स कैपिटल। अब टू कैश और बैंक के अंदर क्या आ सकता है, ठीक है। तो टू कैश और बैंक में हो सकता है जैसे मान लीजिए कि रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस हो गए, तो अब इन रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस की एंट्री हम क्या करेंगे, तो रिवैल्यूएशन एक्सपेंसेस का जो हम पेमेंट करेंगे वो हम करेंगे कैश के थ्रू या हम करेंगे बैंक के थ्रू। तो इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है टू कैश और बैंक। ओके, सो दीज आर सम बेसिक ट्रांजेक्शन्स। इन बेसिक ट्रांजेक्शन्स को करने के बाद हम इस पूरे रिवोल्यूशन अकाउंट का बैलेंस निकालेंगे। जैसे कि हम देखते हैं क्रेडिट साइड शोज ऑल इनकम एंड गेन्स एंड डेबिट साइड शोज ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, ठीक है। तो टोटलिंग ज़्यादा किस साइड की आनी चाहिए, सबसे ज़्यादा टोटलिंग जो होनी चाहिए वो क्रेडिट साइड की आनी चाहिए, क्योंकि वो इनकम है और गेन है, और कम टोटलिंग आनी चाहिए हमारी डेबिट साइड की। डेबिट साइड की टोटलिंग कम है मतलब लॉसेस कम हुए हैं, और क्रेडिट साइड की टोटलिंग ज़्यादा है मतलब हमें इनकम ज़्यादा हुए हैं। तो इस तरह से मान लीजिए आपकी इनकम हो रही है 10 लाख और आपके लॉसेस हो रहे हैं 8 लाख, तो यहाँ पे 2 लाख का गैप आ रहा है डेबिट साइड में, एंड दिस विल बी नोन एज टू गेन ऑन रिवोल्यूशन, एंड दिस गेन विल बी ट्रांसफर्ड टू पार्टनर्स कैपिटल इन देयर रेशियो। इन हुज पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ओल्ड पार्टनर्स, एग्जिस्टिंग पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन देयर ओल्ड रेशियो। और इसका वाइस वर्सा, यदि हमारा लॉस निकल जाता है किसी वजह से, हमारी इनकम कम हो जाती है और हमारे एक्सपेंसेस ज़्यादा हो जाते हैं, then the loss will also be transferred to partners capital account in their old ratios. Okay, so यहाँ हमने कुछ टर्मिनोलॉजी समझी रिवोल्यूशन अकाउंट की, बहुत आसान था। डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। फ़ायदा हो रहा है तो क्रेडिट में और नुकसान हो रहा है तो डेबिट में, ये ध्यान रखिएगा। एक सैम्पल क्वेश्चन है जो मैं आपके सामने लेकर आया हूँ, ठीक है। इसमें कहा गया है ABC आर पार्टनर्स इन द रेशियो ऑफ 3:2, देख सकते हैं आप पैराग्राफ के अंदर, एंड दे एडमिटेड C फॉर 1/4 शेयर। अब क्योंकि नया पार्टनर आ रहा है तो कुछ रिवोल्यूशन तो बनता है। मैंने कुछ पॉइंट्स यहाँ पर लिए हैं, टोटल 8 पॉइंट्स लिए हैं। इनकी एंट्रीज़ हम करके देखेंगे और हाथों हाथ रिवोल्यूशन में इनकी पोस्टिंग भी हम करना देखेंगे। हम 1 बाय 1 इन सारे पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। जैसे मेरा पहला पॉइंट है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय 10,000। यहाँ पर वर्ड्स को समझना भी बहुत ही ज़रूरी है। ये बोलता है फर्नीचर की वैल्यू को 10,000 रुपये से इंक्रीज़ कर दो, तो यहाँ पे हमें 10,000 का हो रहा है प्रॉफिट। सो रिवोल्यूशन में फर्नीचर का आएगा क्रेडिट साइड में, तो अगर हम बाय में लिखेंगे फर्नीचर तो 2 में क्या आएगा, अकाउंट का नाम, एंड दैट इज़ रिवोल्यूशन अकाउंट। सो एंट्री इज़ फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। अगर सीधे एंट्री को समझें तो एसेट्स इंक्रीज़ हुई तो फर्नीचर डेबिट, और हमें फ़ायदा हुआ है तो रिवोल्यूशन का क्रेडिट, तो दैट इज़ टू रिवोल्यूशन। नेक्स्ट, इसी बात को हम समझते हैं अपनी लैंग्वेज को चेंज करके। इसके लैंग्वेज पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ क्या लिखा है, द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड बाय, यहाँ पे इंक्रीज्ड बाय वर्ड का इस्तेमाल हुआ है। अगला पॉइंट आप देखिए, यहाँ पे बोलता है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी इंक्रीज्ड टू, यानी फर्नीचर जितने का भी था उसको अब 40,000 कर दो, इंक्रीज टू 40,000। तो फर्नीचर की बुक वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ पर हमें बुक वैल्यू बताई गई है 35, एंड शुड बी इंक्रीज्ड टू, यानी जहाँ पर भी है वहाँ से उसको 2 तक ले जाओ, ठीक है। अब वो 2 ऊपर भी हो सकता है और वो 2 नीचे भी हो सकता है। यहाँ पर बोला है 240,000, यानी 5,000 का प्रॉफिट आ रहा है। अब वो यदि बोलता है द वैल्यू ऑफ फर्नीचर बी एडजस्टेड टू 30,000, तो हमें 5,000 का क्या हो जाता, लॉस हो जाता, ठीक है ना। लैंग्वेज के अंदर, ग्रामर के अंदर थोड़ा सा चेंजेस आ सकता है, थोड़ा आप ध्यान दीजिएगा। फिलहाल तो यहाँ हमें हो रहा है 5,000 का प्रॉफिट, तो 5,000 का फर्नीचर हमारे पास एक बार फिर आ रहा है, तो फर्नीचर हो गया डेबिट, एंड डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ हो रहा है हमें 5,000 का फ़ायदा, तो इसलिए आ रहा है रिवोल्यूशन का आ रहा है, क्रेडिट के अंदर आ रहा है। पोस्टिंग कैसे करेंगे, डेबिट एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट एंड इनकम्स एंड गेन, तो हमें जो फ़ायदा हुआ उसकी पोस्टिंग कर दी हमने क्रेडिट साइड।
थोड़ा सा लैंग्वेज को ही आपको देखकर चलना है। द वैल्यू ऑफ फर्नीचर इज़ टू बी बॉट अप टू ₹50,000। तो ये प्रीवियस पॉइंट के जैसा ही है, बॉट अप टू 50,000 यानी जितनी भी हो उसको 50,000 तक ले आओ। जब भी अप टू वर्ड आएगा यानी वैल्यू तो ऑब्वियसली डेफिनेटली क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। बॉट अप का मतलब क्या होता है, इंक्रीज करना। तो फर्नीचर की वैल्यू को हमको बढ़ाकर लाना है 50। तो उसकी बुक वैल्यू कितनी थी, तो यहाँ हमने बुक वैल्यू चेंज करी, सपोज दैट इज़ 40,000। तो एक बार फिर 10,000 का फर्नीचर आ रहा है। असेट्स डेबिट व्हाट कम्स इन, तो फर्नीचर क्या हो गया, डेबिट, और 10,000 का हो रहा है हमें फ़ायदा, तो रिवोल्यूशन का क्रेडिट। रिवोल्यूशन को हमने क्रेडिट में क्यों लिखा, जब आप रिवोल्यूशन में पोस्टिंग करोगे उसको देख के आप एंट्री बनाओगे तो आपको खुद समझ में आ जाएगा। तो यहाँ मैंने लिखा है क्रेडिट साइड में बाय फर्नीचर, क्योंकि 10,000 का फ़ायदा हो रहा है। तो अगर बाय में फर्नीचर है तो टू में अकाउंट का नाम, और अकाउंट का नाम क्या है, रिवोल्यूशन। तो एंट्री बन रही है फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू रिवोल्यूशन अकाउंट। ओके, फोर्थ केस इज दैट स्टॉक इज़ अंडर वैल्यूड। अब हमारा स्टॉक था और उसमें हमने जो बुक वैल्यू लिखी उसमें 5,000 रुपये हमने कम लिख दिए, जबकि उतना स्टॉक हमारे पास है। तो अंडर वैल्यूएशन हो गया, मतलब अब मालूम पड़ा तो अचानक उस 5,000 को अपने पास हम वापस ले लेंगे। सो ये भी हमारे लिए एक तरह का गेन हो गया। सो स्टॉक हमारे पास इंक्रीज हो गया। सो स्टॉक इज एन एसेट्स, सो इट इज़ डेबिटेड, स्टॉक अकाउंट डेबिट, और फिर फ़ायदा हुआ है तो टू रिवोल्यूशन। पोस्टिंग एक बार फिर आप देख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट एंट्री इज़ दैट अ सन्ड्री क्रेडिटर ऑफ ₹6,000 विल नॉट क्लेम। 6,000 रुपीज़ का एक सन्ड्री क्रेडिटर है जो हमसे अब पैसे नहीं लेगा। तो एक बार फिर हमें क्या हो गया, फ़ायदा, ठीक है ना। तो हमारी लायबिलिटी हो रही है इस बार कम। जिस बंदे को पैसे देने थे अब उसे 6,000 रुपये नहीं देने हैं। तो बेसिकली जब लायबिलिटी इंक्रीज़ होती है तो लायबिलिटी इज़ रिटर्न इन क्रेडिट साइड। तो इस बार 6,000 रुपये नहीं देना है, तो 6,000 से हमारी लायबिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज़ हो रही है। सो लायबिलिटी का रूल है डेबिट डिक्रीज एंड क्रेडिट इंक्रीज। तो यहाँ हमारी लायबिलिटी 6,000 से हो रही है कम, ठीक है। तो सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया डेबिट में और हमें 6,000 का हो गया फ़ायदा। तो एज यूजुअल रिवोल्यूशन आ रहा है क्रेडिट में। कुल मिलाकर हर बार की तरह इस बार भी हमें फ़ायदा ही है। सो दिस प्रॉफिट विल बी रिटर्न इन द क्रेडिट साइड, दैट इज़ बाय सन्ड्री क्रेडिटर्स 6,000 रुपीज़। ओके, नेक्स्ट इज अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी टुवर्ड्स सप्लायर फॉर ₹1,500 आर टू बी अकाउंटेड। 1,500 रुपये की एक अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी आ गई, यानी कि 1,500 रुपये का खर्चा है जो हमें पता नहीं था और अब अचानक से आ गया है। तो ये तो हमें क्या हो गया, नुकसान हो गया। ओके, सो अब ये लॉस हो गया। तो डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, नाउ रिवोल्यूशन विल बी डेबिटेड एंड न्यू लायबिलिटी विल बी क्रिएटेड एंड दिस इज अगेंस्ट अ सप्लायर अ पर्सन। तो जब किसी व्यक्ति के अगेंस्ट होगा, सप्लायर के अगेंस्ट होगा, तो उसके हम क्या यूज़ करेंगे, सन्ड्री क्रेडिटर्स। सो रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स। सन्ड्री क्रेडिटर्स एक ग्रुप का नाम है जो बेसिकली हर उस व्यक्ति को दर्शाता है जिससे हम गुड्स उधार के ऊपर ले रहे हैं। ओके, सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इस बार 1,500 रुपये का खर्चा आ गया है। सो सन्ड्री क्रेडिटर्स आ गया डेबिट में। तो अगर टू में सन्ड्री क्रेडिटर्स है तो बाय में क्या होगा, अकाउंट का नाम, दैट इज़ रिवोल्यूशन। तो एंट्री बनेगी रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री क्रेडिटर्स एंड द अमाउंट इज 1,500। Seventh one and the second last, that is a bill of ₹5,000 for electricity expenses were not recorded। यानी 5,000 रुपये बिजली का बिल था जिसका पेमेंट हमने नहीं करा। इसकी रिकॉर्डिंग, सॉरी पेमेंट क्या, इसकी हमने रिकॉर्डिंग ही नहीं करी, इसकी अकाउंटिंग हमने नहीं करी। अब फिर से एक खर्चा हमारे सर के ऊपर आ गया। एंड व्हेन सम नॉमिनल अकाउंट एक्सपेंसेस आर नॉट पेड, सो एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दे गेट कन्वर्टेड इनटू असेट्स और लायबिलिटीज़। तो इस बार जो हमारा इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस था वो कन्वर्ट हो गया आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस में, तो ये आ गया खर्चा। तो इसलिए हमने लिख दिया रिवोल्यूशन डेबिट साइड टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस। तो अगर टू में आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिक एक्सपेंसेस है तो बाय में क्या होगा, रिवोल्यूशन का नाम। तो एंट्री बनती है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंसेस अकाउंट। एंड द लास्ट एंट्री दैट इज़ रिवोल्यूशन एक्सपेंसेस आर ₹5,000। मान लीजिए 5,000 रुपये के एक्सपेंसेस हो रहे हैं, तो एक्सपेंसेस हम कैसे कर रहे होंगे, कैश में। सो डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो टू में हम लिखेंगे कैश या हम लिखेंगे बैंक। मोदी जी का ज़माना है तो हम क्या लिखेंगे, टू बैंक। सो टू में बैंक है तो टू बैंक इज़ 5,000 रुपीज़। तो बाय में क्या होगा, अकाउंट का नाम, दैट इज़ रिवोल्यूशन। तो एंट्री बनती है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। तो इस तरह से हमने रिवोल्यूशन अकाउंट में सारी पोस्टिंग कर दी है। अब एट लास्ट हमें निकालना होगा कि हमारे पास बैलेंस कितना बच रहा है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल ऑफ डेबिट साइड जो आया है 11,500, देन टोटल ऑफ क्रेडिट साइड जो आया है टोटल 36,000। ठीक है, तो आप देख सकते हैं डेबिट ऑल एक्सपेंस एंड लॉसेस, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन। तो यहाँ पर आपको इनकम हो गई 36,000 की और खर्चे हुए हैं सिर्फ 11,500। सो यहाँ पर हमें क्या हुआ है, गेन हुआ है। कितना गेन हुआ है, दैट इज़ 24,500 का। अब इस 24,500 को हम ओल्ड पार्टनर्स के बीच में डिवाइड कर देंगे ओल्ड रेशो में, और ओल्ड रेशो दिया है हमें 3:2। तो यदि ए एंड बी में यदि हम इसको 3:2 में डिवाइड करते हैं, सो ए विल गेट 14,700 एंड बी विल गेट 9,800। एट लास्ट ये प्रॉफिट हमें पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफ़र करना होगा। तो हम देख लेते हैं इसकी लास्ट एंट्री। ठीक है, जैसा कि आप जानते हैं इनकम है ज़्यादा
एक्सपेंस से कम, तो बैलेंस कहाँ आएगा, एक्सपेंस साइड ही आएगा। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टू गेन ऑन रिवोल्यूशन ट्रांसफर टू एस कैपिटल एंड टू बीस कैपिटल। तो अगर 2 में एस कैपिटल है और 2 में बीस कैपिटल है तो बाय में क्या होगा, अकाउंट का नाम, और अकाउंट का नाम क्या है, रिवोल्यूशन। तो एंट्री बनती है रिवोल्यूशन अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल अकाउंट टू बीस कैपिटल अकाउंट, दैट इज 24,500 डिवाइडेड इन 14,700 एंड 9,800। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ हमने समझा रिवोल्यूशन को लेकर कि किस तरह से एसेट्स और लायबिलिटीज़ की कीमत में उतार चढ़ाव आएगा। ठीक है, अगर हम बात करते हैं रिवोल्यूशन अकाउंट की, तो डेबिट में लिखेंगे सारे नुकसान और क्रेडिट में लिखेंगे सारे फ़ायदे। एंट्री आप रिवोल्यूशन अकाउंट को देखकर भी एंट्री बना सकते हैं, लेकिन सही तरीका क्या है, अगर आप अकाउंट्स में अच्छा पढ़ते हैं, आपके बेसिक कॉन्सेप्ट्स अच्छे से क्लियर हैं, तो सबसे पहले आप करेंगे जर्नल एंट्री, और जर्नल एंट्री की मदद से फिर आप बनाएंगे अकाउंट। ओके, सो आई होप आज का लेसन आपको समझ में आया होगा। विल मीट वंस अगेन विथ अ न्यू टॉपिक। सी यू।